नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, सीधे विजय चौक देश की संसद भवन के बाहर से लाइव। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और आज बड़ा दिन है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र को नई सरकार मिली, वक्त लग गया। 23 तारीख को नतीजे आए थे और आज 5 तारीख है, तो ये 12 दिन लगे हैं। इसमें इतना तो तय हो गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो रहे हैं, साथ में उनके 2 मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ अजीत पवार। लेकिन ये सब कुछ बड़े ड्रामे के बीच हुआ है और इस ड्रामे के सबसे बड़े किरदार एकनाथ शिंदे रहे कल, जिन्होंने तीनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब पर कि आप बनेंगे कि नहीं उप मुख्यमंत्री का, शाम को बताऊंगा। शाम हो गई, रात बीत गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, लेकिन शिंदे साहब का अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। ये जरूर पता लग गया है कि वो ले रहे हैं शपथ, लेकिन इतना सस्पेंस क्यों बनाया गया, ये कहानी बाकी है और इस कहानी की बात हम लोग आज करेंगे। साथ ही देवेंद्र फडणवीस की बात तो आज होनी ही चाहिए। 60 साल में इकलौता चीफ मिनिस्टर जिसने 5 साल पूरी सरकार चलाई। 60 साल में शरद पवार भी नहीं कर पाए थे ये काम। 44 साल की उम्र में पहली बार मुख्यमंत्री, उसके बाद 49 साल की उम्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली, भले ही 80 घंटे के लिए, और अब तीसरी बार 54 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे उस सूबे के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजता है इसी संसद भवन के अंदर, देश की वित्तीय राजधानी जहां पर है मुंबई, और देश का सबसे अग्रणी राज्य जो है, उस राज्य के मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। तो आप उनका प्रोफाइल सोचिए कितना बड़ा हो गया है, ग्राफ कितना ऊपर चला गया है देवेंद्र फडणवीस को। तो आज हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आपको पहले बता दें। 5:30 बजे शपथ ली जाएगी। प्रधानमंत्री जाएंगे यहां से मुंबई शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। साधु संत बुलाए गए हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता होंगे आजाद मैदान के अंदर। बड़ा फंक्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और महायुति वहां पर। लेकिन शपथ केवल 3 लोगों की होगी। कल तक ये लग रहा था कि मैं मंत्री वगैरह के नाम शिंदे साहब और अजीत पवार दे देंगे, तो शायद 7-7 मंत्री नहीं तो 5-5 मंत्री दोनों के, वो भी आज शपथ ले लेते। 10-12 मंत्री बीजेपी के होते तो एक अच्छा लंबा कार्यक्रम हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल 3 ही शपथ की बात सामने आई। उसकी वजह यह है कि इन बाकी दोनों नेताओं ने अभी अपने नेताओं के मंत्री बनाने वालों के नाम दिए ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस पर चर्चा नहीं हुई। जो कहा जा रहा था कि कल काम पूरा हो जाएगा, वो अभी नहीं हुआ। अब जानकारी यह है कि 16 तारीख को विधानसभा का सत्र है, उससे पहले 12 या 13 को यह कार्रवाई होगी, यानी कि मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया जाएगा। चलें उसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। संजय राउत आज क्या बोले, क्योंकि रोज बोलते हैं वो कुछ ना कुछ, आज उनके निशाने पर थे एकनाथ शिंदे। कहा देख लिया, तुम्हारे साथ भी हो गया वही काम जो हमारे साथ हुआ था। अब शिंदे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे महाराष्ट्र के। एक बार बना दिया बीजेपी ने, इस्तेमाल पूरा हो गया तो किनारे कर दिया। अब एरा खत्म हो गया है एकनाथ शिंदे का। भाई एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता वो मोदी जी को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी का आदेश हुआ, अगर उन्होंने कहा है तो शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो वहां वो बीजेपी के नेतृत्व की ओर देख रहे हैं अपने नेता के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर। दोनों बयान इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दया संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी, अब सीआईडी शुरू हो गया ना। देखिए वही तो हम कह रहे थे, तो संजय राउत जी को गड़बड़ लग रही है। लगा अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, हो सकता है इनकी पार्टी भी टूट जाए, इनके विधायक भी बीजेपी अपने में मिला लेगी। यार आज बीजेपी को इस सबसे मतलब नहीं है। बीजेपी का महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहा है और उनको पूरी लगता है कि 5 साल पूरी बढ़िया सरकार चलेगी, देवेंद्र मुख्यमंत्री बने रहेंगे पूरे 5 साल। क्यों सर, कोई शक? नहीं, देखिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता, और मुझे तो लग रहा है कि संजय राउत जी एकनाथ शिंदे से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए भी लगभग ऐसी ही शब्दावली का चयन किया था। ऐसे ही कहा था कि अब कभी देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे, खत्म हो गया युग। और आज वो करें एकनाथ शिंदे का युग खत्म हो गया। अरे भाई, अभी आपको बात ये करनी चाहिए, शिवसेना जिस हाल में है, 20 विधायकों के साथ करेंगे क्या, कैसे आगे की रणनीति होगी? क्या आदित्य ठाकरे निकलकर कुछ
पूरे राज्य में दौरा करेंगे, अभियान चलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उसकी बात करनी चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए, और क्या सब मिलकर आपको अपना नेता मानेंगे उसकी बात करनी चाहिए। पहले आज के हीरो की बात कर लेते हैं। इनको जानते तो है ना आप, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहे हैं ये। विजय जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामकर साहब, भूल गया आपका नाम लेना मैं अभी चाहता हूँ। देखिए सुबह मंदिर दर्शन हो चुका है, मुंबा देवी और सिद्धिविनायक मंदिर देवेंद्र फडणवीस जा चुके हैं। अभी की तस्वीर ये बता रही थी थोड़ी देर पहले कि गाय जो है लाई गई है उनके आवास पर, सागर बंगले पर पूजा होगी, गौ पूजन होगा, और उसके बाद शाम को शपथ लेंगे वो। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो कुछ कह रहे हैं, और कल भी हम लोगों ने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की थी, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया, और उस वक्त उद्धव ठाकरे उसका मजाक बना रहे थे कि भाई अगर ये राज्य माता गाय हो गई तो फिर यहाँ की भाषा क्या होगी, मराठी नहीं होगी क्या, कुछ और होगी। ऐसा किसी ने अनर्थ नहीं किया। साधु संतों पर जब एक बार संसद के सामने अत्याचार हुआ था, उसके अलावा आज तक किसी ने यह अनर्थ नहीं किया कि कोई कहे कि राज्य माता गौ माता हो गई तो क्या होगी राज्य की भाषा। अब देवेंद्र फडणवीस को अगर कहें तो 3 लोगों के बाद उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे 2024 से भारत बदल रहा है, जिसमें राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र भी शामिल है, उसको जरा सोचिए। विजयादशमी उद्बोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो कहते हैं हिंदवी स्वराज छत्रपति शिवाजी, वो कहते हैं पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर, उनकी त्रिशती जो महोत्सव होना है, वो कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। यही बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, और यही बात देवेंद्र फडणवीस विधानमंडल की बैठक में कहते हैं। और अब जब वो शपथ लेने जा रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ गौ माता की पूजा करके जा रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र जैसा है, लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा कि जिस एजेंडे को लेकर संघ चला शताब्दी वर्ष में, वो महाराष्ट्र में जो उसकी जन्मभूमि है, जहां जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने 5 बच्चों के साथ जो शाखा शुरू की थी, जो कांग्रेस से इसलिए बाहर गए कि कांग्रेस आजादी के बाद करेगी क्या, व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। आज महाराष्ट्र में जो संघ भूमि है, जो बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, वहां ये करते हुए देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं। 5 साल में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत देश है जहां जो बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता, आप जो चाहे कर सकते हैं, जिस चाहे पद की आप आकांक्षा कर सकते हैं, और मेहनत आपके साथ हुई तो उसे पा भी सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस इसका सटीक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी को भी के नेता भी इस पर गर्व कर सकते हैं कि उनकी पार्टी में एक व्यक्ति पोस्टर को लगाते लगाते पार्षद बना, मेयर बना, उसके बाद विधायक बना, पार्टी का अध्यक्ष बनता है राज्य का, और मुख्यमंत्री बन जाता है 3 बार। ये है मेरिटोक्रेसी। इसको सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए सर। एकनाथ शिंदे अकेले नेता नहीं, प्रधानमंत्री जी भी हैं हमारे, वो भी पार्टी के पोस्टर लगाते लगाते सेक्रेटरी बनकर, जनरल सेक्रेटरी बनकर, मुख्यमंत्री बनकर लगातार पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने संगठन को कैसे मजबूत किया। देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कैसे मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी वहां पर छोटी पार्टी के तौर पर शुरू हुई थी, और जब शिवसेना के साथ उनका गठबंधन हुआ तब वो छोटे भाई के तौर की भूमिका में थी। लेकिन 2014 में देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरा का पूरा वो बदल दिया, चार्ज लिया, और वहां पर पार्टी बड़े भाई के तौर पर आ गई शिवसेना को छोड़कर। और 2019 में जो बदला, फिर आज 2024 में तीसरी बार वो बन रहे हैं। 2 बार तो कह ही लीजिए, दूसरी बार पूरे कार्यकाल के लिए एक तरह से मुख्यमंत्री बन रहे। वो मैंडेट भी उन्हीं का था, हाँ, 20 वाला। मतलब अगर वो नहीं हुआ होता सारा प्रकरण, तो आज 15 साल के 10 साल के चीफ मिनिस्टर वो एक्सीडेंट हो गया ना, जो हो गया उस पर क्या हो सकता है, क्या नहीं। मैंडेट तो था, लेकिन वो शिवसेना उनके साथ नहीं आई, वो तमाम चीजें हुई। और देवेंद्र फडणवीस ने बहुत रफ्तार के साथ न केवल पार्टी को आगे बढ़ाया, खुद को भी आगे बढ़ाया। मतलब वार्ड मेंबर, फिर मेयर, फिर विधायक, फिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री। तो ये एक उनकी राजनीतिक रफ्तार है। मुझे लगता है जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं, मतलब इसको आप विवाद की तरह से मत देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास शीर्ष नेतृत्व के लिए अब 3 लोग हो गए। विवाद मत कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के बाद फिर साथ में ये भी लगा रहे हैं कैविएट विवाद नहीं खड़ा करना नहीं, विवाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बाद, मतलब जो उनकी लीडरशिप के बाद, नरेंद्र मोदी जी मतलब जो लीडरशिप है, उसके बाद जो सेकंड रैंक की जो लीडरशिप होगी, उसमें अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और देवेंद्र फडणवीस है। इस नाम को आप शामिल कर लीजिए। ये कोई उस तरह से नहीं हो रहा, लेकिन एक, क्योंकि जिस ताकत के साथ वो बढ़े और जिस ताकत से संगठन को बनाया,
यदि देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहते, यदि मैं कह रहा हूं, उसका मतलब होगा कि वो क्या पार्टी या संघ उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में देखना चाहता। इसलिए मैं आज ये नहीं कह रहा कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे ही। ये जो बातें आप कर रहे हैं इससे पता लगता है फडणवीस साहब का स्टॉक कितना हाई है। स्टॉक, हाँ जी, ये मुझे ऐसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं रहने का मतलब है कि वो क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका में देखना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो जो 3 नामों की लिस्ट है वो थोड़ी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मतलब बीजेपी की टॉप लीग में शामिल हो। सर, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में शामिल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े नेताओं में उनका शुमार हो चुका है। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर 14 मेंबर है। 11 नंबर तो वो है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग के जो 11 मेंबर है वो केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल है। उसके अलावा सिर्फ 3 नेता है जो केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल है। एक देवेंद्र फडणवीस है, एक भूपेन्द्र यादव है और एक महिला मोर्चा के अध्यक्ष वानिती श्रीनिवासन है। वो इसलिए क्योंकि वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो आमंत्रित सदस्य होती है। तो सिर्फ 2 नेता भूपेन्द्र यादव और देवेंद्र फडणवीस है जो केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर है। महाराष्ट्र का कोई नेता केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं है। नितिन गडकरी भी केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं है। विनोद तावड़े जो इतने सशक्त महासचिव माने जाते हैं वो भी नहीं है। महाराष्ट्र अकेले देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया है। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में देवेंद्र फडणवीस कितने बड़े नेता है, पार्टी उन्हें कितना मान सम्मान देती है और प्रधानमंत्री मोदी की नजर में उनका क्या कद है। वो मुख्यमंत्री नहीं रहे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में वो शामिल किए गए। और देवेंद्र फडणवीस ने ये जो मुकाम हासिल किया है ये अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने समर्पण, संगठन के प्रति समर्पण, संघ के प्रति समर्पण और पार्टी के प्रति निष्ठा जो उनकी रही है कि पार्टी ने जो आदेश दिया उसे शिरोधार्य कर पार्टी का काम करना है। सत्ता से बड़ा संगठन होता है। सर, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2.5 साल उप मुख्यमंत्री उन्होंने ये बताया कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है, सरकार से बड़ा संगठन होता है और उन्होंने हमेशा स्वीकार किया है कि संगठन में अगर मुझे जगह दी जाएगी तो मैं संगठन में शहर से जाऊंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तब भी उन्होंने संगठन के लिए बहुत दिन रात मेहनत की। उसका परिणाम ये रहा कि 2014 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी सत्ता में लौटी और देवेंद्र फडणवीस 1838 दिन मुख्यमंत्री रहे लगातार पूरे 5 साल। जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 122 सीटें मिली थी, शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट में समर्थन करने से मना किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल बहुत अच्छे से सरकार चलाई। देवेंद्र फडणवीस से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक है, 7 निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन है। और अजित पवार तो वैसे ही कह चुके हैं कि मैं तो शपथ लूंगा ही लूंगा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। शिंदे साहब की पार्टी के नेता तारीफ करते नहीं थक रहे देवेंद्र फडणवीस की। दीपक केसरकर कह रहे हैं एक विजनरी महाराष्ट्र की राजनीति का एक और रिकॉर्ड है कि वो पहले उप मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं दोबारा। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहा। अजित पवार साहब उप मुख्यमंत्री वो तो खुश, मैं समझता हूँ उनको मुख्यमंत्री का दर्जा दे देना। 6 बार तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री बना हुआ वो मान लिया जाना चाहिए। जैसे दर्जा होता है उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में राज्य मंत्री का दर्जा होता है, ऐसे उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा देना चाहिए। 6 बार उप मुख्यमंत्री। कमाल ये हो गया कि देवेंद्र जी ने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं ली है, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने का खिताब पहले ही ले चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे बनेंगे तो उन्हीं के पीछे पीछे बनेंगे। लेकिन हम लोग बहुत ढेर सारी बातें कर रहे हैं कि अनुशासन है, लगन है, निष्ठा के साथ काम किया। लेकिन एक बात की चर्चा आज बहुत ठीक से होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राज्यों में संघ से तैयार हुए जो स्वयंसेवक हैं उनको आगे बढ़ाया है, इसको भी आप क्रेडिट दीजिए। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की चॉइस है। एक स्वयंसेवक को अगर दूसरा स्वयंसेवक बढ़ा रहा है तो जो बीच बीच में हम लोगों के बीच में ही चर्चा होती है। और लोकसभा चुनाव के वक्त जगत प्रकाश नड्डा जी का एक वो बयान, उसने बहुत कुछ चर्चा की, लेकिन उससे यह भी लगने लगा कि कुछ संघ और मोदी के बीच में कुछ ठीक नहीं क्या। अब ये लगता है कि शायद कुछ मुद्दों पर बातचीत, चर्चा कहीं कहीं होता है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, वो बात अलग है। लेकिन बड़े मुद्दों पर, लीडरशिप के मुद्दों पर, आगे कैसे पार्टी चलेगी, उस पर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जगह खड़े होते हैं। दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत जबरदस्त है और उसका भी एक बड़ा उदाहरण यानी नरेंद्र ने देवेंद्र की उस तरह से पहचान की और आज नरेंद्र मोदी के एक तरह से कहें कि पूरी तरह से उनका आशीर्वाद कह लीजिए, संरक्षण कह लीजिए, वही वजह थी कि देवेंद्र फडणवीस अपनी दूसरी काबिलियत के साथ वहां पर खड़े हैं जहां आज वो दिख रहे हैं। आप एक एडजेक्टिव और जोड़ना चाह रहे थे ना जब बात कर रहे थे कि अनुशासित हैं, समर्पित नहीं, मैं इसी की बात कर रहा था। इसी की बात कर रहा था कि आप किसी एक मतलब स्वयंसेवक के तौर पर जो नरेंद्र मोदी ने उनको आगे बढ़ाया। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ, ये पूरे चुनाव जो हुए उसमें बहुत सारे कारण रहे। देवेंद्र फडणवीस जी का हमने जिक्र किया। जो मुझे एक जानकारी मिली, शायद समीर साहब उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, कि जो अतुल लिमिये हैं
संघ के पदाधिकारी बड़े, उन्होंने ये पूरे चुनाव की एक व्यू रचना की। मतलब वो भी एक कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल उनकी वजह से जीते। और जैसे हम लोग, इसलिए मैं आज जिक्र कर रहा हूँ कि जो हम एक बड़े रणनीतिकार की चर्चा अक्सर करते रहते हैं, क्या नाम है बिहार वाले अपने, प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी की जैसी स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार की और 5 पॉइंट बनाए, जिसमें इस बात पर जिक्र किया गया कि हिंदू मुसलमान करने की बजाय, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए, उसका रिप्लेसमेंट किया गया शिवाजी और औरंगजेब से। आपने देखा होगा इस चुनाव में शिवाजी औरंगजेब की चर्चा हुई है, हिंदू एकता की बात हुई है, हिंदू धर्म को लेकर बात हुई है। और उन्होंने 3000 संघ के करीब 3 महीने पहले जून में 3000 कार्यकर्ताओं को तैयार किया, स्वयंसेवकों को, जो इस पूरी स्ट्रेटेजी को, यानी हर विधानसभा में 10 करीब स्वयंसेवक, जो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे नाराज लोगों के साथ मनाया जाए, क्या क्या किया जाए, वो पूरी स्ट्रेटेजी में मैं अतुल लिमिया साहब का भी नाम इसमें यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी भूमिका संघ की तरफ से निभाई है। और जैसे हर्ष जी ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने संघ के एक और देवेंद्र फडणवीस जी के स्वयंसेवक को यहाँ पर ले आए, तो बहुत सारे लोग इसको भी चर्चा कर सकते हैं कि संघ का दखल जो है लगातार बढ़ रहा है। उसी बात को कहने का दूसरा तरीका, उस बात का कहने का दूसरा तरीका। बिल्कुल विजय जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कि पहली बार हुआ है कि संघ ने एक अपने सशस्त्र कार्यवाह को पूरा महाराष्ट्र चुनाव के लिए डेप्यूट कर दिया था। सहसर कार्यवाह वो बड़े कि आपको महाराष्ट्र का चुनाव में भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन देखना है, और जिस तरीके से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, सेंट्रल लीडरशिप के साथ मिलकर, चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र यादव के साथ मिलकर महाराष्ट्र में स्ट्रेटेजी तय की। देवेंद्र फडणवीस जो चाहते थे उसके हिसाब संघ को उन्होंने एक्टिव किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे कहां जा रहा संघ स्वयंसेवकों की जरूरत है, यहाँ पार्टी का संगठन कमजोर है, बूथ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज कैसे बनाना है, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के बड़े, प्रधानमंत्री मोदी जो कह के गए, एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस जिस हिंदुत्व की बात कर रहे थे उसे घर घर तक कैसे पहुंचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संघ के स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर काम किया है। मुझे लगता है कि इसका उदाहरण भारतीय राजनीति में बहुत कम मिलेगा, जब महाराष्ट्र के चुनाव में मिला, और उसका परिणाम दिख भी रहा है कि विपक्ष को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी नहीं मिली, और ऐसे सीटें जो भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं थी महाराष्ट्र की राजनीति में, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे मार्जिन से इस बार जीती है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था इस बार संघ ने और भाजपा ने मिलकर, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजी रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ की मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव की स्ट्रेटेजी तय करना, इंप्लीमेंट करना, और बूथ मैनेजमेंट और वोटिंग के दिन तक उसे लगाए रखना, मुझे लग रहा है ये आने वाले चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा जो देखेंगे हम वो दिल्ली के चुनाव में, और उसके बाद बिहार के चुनाव में उसका एक्सपेरिमेंट। एक बात जो आपने और विजय जी ने जो शुरू की कि अब देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की टॉप लीग में शामिल हो गए, सेकंड रंग टॉप लीग जो है उसमें अब वो शामिल हो गया। जो मुझे कल भी किसी ने ये बात कही थी, एक सॉव एजुकेटेड फेस जो मासेस से भी कनेक्ट करता है, हर जगह हर व्यक्ति से वो तार जोड़ सकता है, सक्षम है उसमें। महाराष्ट्र जैसे राज्य में हर जगह बीजेपी को वोट मिला है, हर समाज का वोट मिला, और हर जगह आपको देवेंद्र फडणवीस की वो छाप दिखाई दी। सहमत हैं आप? बिल्कुल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने बोला है। क्या कहा सॉव, हाँ बिल्कुल 100% ये सही है। और देखिए कई बार हम लोग कुछ तरह की चर्चा करते हैं तो उसमें मोटी मोटी चीजें समझ में आती है। अभी चूंकि विजय जी ने एक नाम ले दिया कि प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर दूसरे तरह के, अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़वा रहे हैं इस बार, दूसरे तरह के मैनेजर हैं। वो रणनीतिकार के तौर पर नाम याद मुझे आया। हाँ, मैं इसीलिए मैं उसको जोड़ रहा हूं जरा, जिससे कि संदर्भ आ जाए। प्रशांत किशोर आए और गए, मोदी नहीं घटे, दूसरे नेता घटते बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत जबरदस्त कैडर है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। जब वो कैडर पूरे मन से लगता है, राज्य में एक नेतृत्व होता है या केंद्र में एक नेतृत्व होता है, तो वो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं जो 2014, 19 और अभी देखने को मिल रहे हैं। एक बात मैं और जोड़ दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह अतुल लिमये की चर्चा हो रही, निश्चित तौर पर इस चुनाव में उन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन संघ रणनीतिक तौर पर पहले के सहसार कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का केंद्र पटना रहा, मोहन जी जब सहसर कार्यवाह थे उनका केंद्र पटना रहा, लखनऊ केंद्र रहा, कृष्ण गोपाल जी 14 वाले चुनाव में बहुत सक्रिय थे। ये भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम कहते हैं वैचारिक अधिष्ठान के तौर पर हम जब देखते हैं, तो सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो आपको बौद्धिक दे देते हैं या कुछ योजना दे देते हैं, वो अपने स्वयंसेवकों को तैयार करते हैं, लगाते हैं। और वो जो चलता है ना कि स्वयंसेवक साइकिल से आया और चला जा रहा है, वो चित्र बड़ा वायरल होता है, तो ये सच भी है। कौन सी डेडिकेटेड फोर्स होगी जो ऐसे काम करेगी? और उसमें जब देवेंद्र फडणवीस बनते हैं,
जब नरेंद्र मोदी बनते हैं या इवन अमित शाह बनते हैं, जो वार्ड के अध्यक्ष थे वहां से बने, तो जो नीचे वाला कार्यकर्ता है उसको लगता है कि कल को मेरी अगर पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगी तो ये कांग्रेस नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये कोई और परिवार नहीं है, यहां मैं भी पहुंच सकता हूं। लेकिन साथ में एक राइडर जुड़ता है कि आप स्वयंसेवक भाव में रहेंगे क्या, जो देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बनके दिखाया। तो आने वाले वक्त के लिए एक लीडरशिप में क्वालिटी ये जरूरी मानी जाएगी। ये सारे आप कहें कि इसको आप एक केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं कि ये पॉइंट है, इसको नोट कीजिए तो आप सर्वाइव करें। संघ का बैकग्राउंड बिल्कुल।